चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर, वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एक और बेहतरीन एपिसोड में स्वागत है। आज हम दोनों का थोड़ा माहौल ढीला रहेगा। आज वही दिन है कि केकेआर चेज नहीं कर पाया। भाई केकेआर तो कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन यार ठाकुर, हम दोनों ने एक्चुअली पॉडकास्ट थोड़ा सा डिले किया क्योंकि थाला बैटिंग कर रहे थे। बट नहीं भाई, तूने डिले किया, मैंने नहीं किया। मेरे को नहीं देखनी थी ताला की बैटिंग। भाई मैं तो ट्रू थाला सन हूँ ना भाई, एकदम लिबरल थाला सन हूँ मैं, आउट एंड आउट। यार अपने फालतू की बातें नहीं करते। इसका पूरा पॉडकास्ट इज वेरी अमेजिंग। तो ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि भाई हर साल ना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, और ये बहुत बढ़िया अवार्ड है कि ये ना हाईलाइट करता है कि कौन इमर्जिंग प्लेयर था। तो ठाकुर ने बोला कि लेट्स डिस्कस कि भाई ये इतने सारे जो भी इमर्जिंग प्लेयर्स 2008 से लेकर 2024 तक मिले हैं, वो अभी कहाँ पर है, वो लोग अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए। ठाकुर, मेरा एक बस अलग से छोटा सा सवाल था कि जिस तरह से थाला को अनकैप्ड प्लेयर की तरह से खींचा गया है, क्या वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड ले सकते हैं? यू नेवर नो। नहीं यार, उसमें वो क्राइटेरिया है ना कि 25 साल से छोटी उम्र होनी चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया हट जाए और कुछ जो मैचेस वैचेस वाला क्राइटेरिया हट जाए, में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं? इंडिया। यार इधर कुछ भी हो सकता है भाई। थाला थाला बोले तो सही, खाली थाला बोले। मेरे को वो अवार्ड और चाहिए। मेरे को वो अवार्ड चाहिए। जयेश आप खुद आएगा, खुद अपने हाथ से चेंज करेगा, खुद अपने हाथ से, कुछ चांस नहीं लेगा, खुद अपने हाथों से चेंज करेगा, वीडियो बनाएगा। लेकिन फालतू की बातें नहीं करते। ठाकुर, तेरा बेसिकली मैं एक छोटा सा पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, क्यों ये वीडियो बनाना चाहता था, क्यों तूने ये कॉन्सेप्ट को। मतलब भाई, मैं लोगों को बताना चाहता था कि ये अवार्ड स्टार्टिंग से, जैसे कहीं तुझे भी आइडिया नहीं था कि शायद 2008 से दिया जा रहा है ये अवार्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसके जो क्राइटेरियाज थे वो उतने ज्यादा मतलब वो क्लियर नहीं थे। वो पहले साल शायद, जितना मेरे को पता है, पहले साल वो लोगों ने अपने मन से दिया था कि हाँ भाई, ये कुछ नॉमिनीज हैं, उसमें से हमने जो जजेस हैं और कमेंटेटर्स हैं उनके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 2011 के सीजन से शायद वो जो सिनारियो है वो पूरा क्लियर हुआ कि हाँ किस बेसिस पे ये दिया जाता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या एज होनी चाहिए, इससे कम मैचेस खेली होनी चाहिए तुमको। तो अब बस मुझे ये बताना था कि भाई किन किन लोगों को ये मिला है, वो फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या मतलब जो इमर्जिंग प्लेयर होता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो आगे चल के सुपरस्टार बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। देखो भाई, अपना क्या बोलते हैं, मैंडेटरी भीख मांग लेता हूँ मैं, प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि जरूरी है भाई। हमारे लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा एक मोटिवेशन मिल जाता है, तुम लोग देख लेते हो, वॉच आवर्स आ जाते हैं, या सब्सक्राइब करके कमेंट कर देते हो, तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो प्लीज कर दे, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं उसमें लगती है मेहनत। क्योंकि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे जलन वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा ऑनलाइन कंटेंट देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार, हाँ, बस ऐसे लंबी सी सांस छोड़ता हूँ, फिर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो कर दिया करो भाई, मतलब कर दिया करो, ठीक है। तो ठाकुर, तू स्टार्ट कर। कुछ लोग तो भाई जो कैमरा के सामने देख के वीडियो नहीं बनाते वो भी फेमस हो जाते हैं भाई। लेकिन अच्छा अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, अपने एक पिछले वीडियो से अपने ने काइंड ऑफ चालू किया था सिलसिला, जहाँ पर अपने कोशिश करेंगे कि सारे एक कोई कमेंट उठाए और उस पर बात करें। तो लास्ट वीडियो में एक यश 03 करके मेरे ख्याल से वो यश रणदीप भी है। तो भाई उसने एक अजीब सा पर्सपेक्टिव पूछा। उसने ये बोला कि अपने लोग एक वीडियो बनाए जहाँ पर हम लोग है ना क्रिकेट खेलते कैसे वो डिस्कस करें। तो मैंने बोला कि यार, मतलब ठीक है, हम लोग अपना लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते। इतना भी नहीं करेंगे कि आके सीधा तुमको ये बताए कि खेलना कैसे चाहिए। लेकिन जब अपना हम लोग इतना ही अपनी वाहवाही करते हैं, तो उस पे एक पॉइंट हम लोग ये बता सकते हैं कि ठाकुर से मैं पूछता हूँ। ठाकुर ठाकुर एक्चुअली बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, मजाक असाइड। पता नहीं यार कितने मैचेस खेले हैं। मैंने और ठाकुर ने तो शायद बहुत ज्यादा मैचेस खेले, बचपन से हम दोनों साथ में खेले। और इनफैक्ट मेरा और ठाकुर का एक ऑफ टॉपिक हो रहा है, बट मेरा और ठाकुर का दोस्ती ही पूरा क्रिकेट से था। मतलब सोशली जानते थे कि ये हम दोनों एक सोसाइटी, मतलब थोड़ी लंबी कॉलोनी हमारी वहां रहता है ये, लेकिन पहचानते क्रिकेट से थे। तो ठाकुर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, जिसको मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तो ठाकुर, तूने इतने टाइम तक मैचेस में बॉलिंग की, अगर तेरे से खाली कोई पूछा जाए कि तेरा क्या एक्सपीरियंस है, कि हाँ क्लच मैचेस या जस्ट बॉलिंग का क्या एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ तू अपना एक्सपीरियंस खाली बता दे। भाई शॉर्ट में बता दूं तो देखो, वहां पे जब हमारे जो भी जिस लेवल पे हम मैचेस खेलते हैं वहां पे कोई ऐसा मैक्सवेल या कोई बहुत बड़े टाइप का बैट्समैन होता नहीं है। जनरली मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई एक ही जगह बॉल डालता रहो, क्योंकि बैट्समैन को खुद ही भाई वो होती है, मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा होती है कि भाई मैं अलग अलग शॉट मारूं।
एक शॉट बार-बार ना मारूँ। अब एक ही जगह बॉल गिर रही है तो वहाँ 1 या 2 या 3 ही टाइप के शॉट लग सकते हैं, लेकिन जब बैट्समैन ज़्यादा कुछ करने जाता है तो विकेट मिल जाती है, यही होता है भाई। मैं तुम्हें कपल ऑफ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं जैसे विकेट कीपिंग कंसिस्टेंटली करता हूँ, तो क्रिकेट को थोड़े एक अलग व्यू से देखता हूँ पूरे मैच को। मैं एक ऐसा अगर तुम बॉलर हो, मैं जैसे कि ठाकुर एक हमारा दोस्त है क्यूर कैलाश, दोनों टोटली डिफरेंट वैरायटी ऑफ बॉलर्स हैं, टोटली एक अलग कैटेगरी के बॉलर्स हैं, ठीक है? मेरा खाली एक ही पर्सपेक्टिव रहता है, अगर तुम बॉलर हो, मैं हर बार सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि तुम्हारा जो भी स्ट्रेंथ है, 2 ही तरीके से बॉल डाल सकते हो। अगर तुमको लगता है कि भाई मैं फुल लेंथ बॉल अच्छी डालता हूँ, भले वो सामने छक्का मार दे, तुम उसके लिए जाओ। या सेकंड, एक फील्ड सेट कर दो और फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल डालो। मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत ईज़ी तरीका है गेम को सिम्प्लीफाई करना। सेम बैटिंग में करता हूँ, तो मैं कोई भी एंगल से ना वो वन ऑफ द हार्ड हिटर या बैटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। विद टाइम मैंने थोड़े बहुत इनोवेशंस किए अपने बैटिंग में, लेकिन मोटा-मोटी मैं खेलता ही वैसे हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता हूँ यश मेरे भाई, कि बैक योर शॉट्स, मतलब वो कभी-कभी पता है एबी डिविलियर्स बोलता है कि भाई बॉल को आखिर तक देखो, एक्चुअली में दैट्स इट। मैं पर्सपेक्टिव में अपना ये बता सकता हूँ कि मैच को बहुत सिम्प्लीफाई रखो, इट वर्क्स, ठीक है? तो हम लोगों ने अपना-अपना सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम वाला ज्ञान दे दिया है, तो अपने वापस आते हैं ब्रो। 2008 में जीता था कोई पहला मैच। अरे यार! तो भाई डिस्ट्रैक्ट मत कर मेरे को, ठीक है? हमने सीधा स्टार्ट करते हैं। 2008 में ब्रो कौन इमर्जिंग प्लेयर था मेरे को एक्चुअली में कोई आइडिया भी नहीं है। तो मैं तुम लोगों के साथ-साथ मैं भी ठाकुर के साथ एजुकेट होऊँगा आज। गो फॉर इट। तो भाई श्रीवत्स गोस्वामी करके एक विकेट कीपर बैट्समैन था जो 2008 का बना था इमर्जिंग प्लेयर। ये बंदा इमर्जिंग प्लेयर बनने से पहले भी काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड था क्योंकि ये विराट कोहली वाली बैच में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था और इसके मतलब अपने जो भी प्रोज एंड कॉन्स या जो भी ऐसा कह लो लाइमलाइट्स थे वो काफ़ी फेयर शेयर ऑफ लाइमलाइट्स उसके पहले ही श्रीवत्स गोस्वामी को मिल चुके थे। मतलब हमको पहले पता था कि श्रीवत्स गोस्वामी कौन है। ठीक है, जैसे विराट कोहली, मनीष पांडे का नाम उस टाइम पे फेमस था, रविंद्र जडेजा का फेमस था, वैसे श्रीवत्स गोस्वामी का भी था और इवन श्रीवत्स गोस्वामी बहुत लंबे टाइम तक रिलेवेंट रहा है। मतलब कि अगर किसी को भरोसा नहीं होगा लेकिन 2018 तक उसने आईपीएल खेला है। ठीक है, 2018 में भी उसने 6 मैचेस खेले थे, शायद वो एसआरएच की टीम में था। तो श्रीवत्स गोस्वामी का आईपीएल करियर कुछ इतना ज़्यादा कभी चला ही नहीं। वो विद द टाइम खुद को कभी इनोवेट नहीं कर पाया। दो डोमेस्टिक में उसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और डोमेस्टिक में भाई जो टी20s हुई है उसमें भी उसकी स्ट्राइक रेट ठीक-ठाक सी है। लेकिन आईपीएल में 31 मैचेस हैं, 300 के 300 रन नहीं बन पाए हैं, 14 की एवरेज है और 99 की स्ट्राइक रेट है। ठीक है? पर फॉर सम ऑड रीज़न 2008 में 4 मैचेस में 3 इनिंग खेलने के बाद 82 रन बनाने के बाद श्रीवत्स गोस्वामी को मिला था भाई इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जहाँ पे 82 में से एक हाफ सेंचुरी थी जिसमें उसके हाईएस्ट 52 रन्स थे और स्ट्राइक रेट भी 100 की नहीं थी पर शायद विकेट कीपर बैट्समैन या अंडर 19 वर्ल्ड कप उस साल इंडिया जीता था उसकी वजह से उसकी जो भी लाइमलाइट थी वो श्रीवत्स गोस्वामी को उस टाइम पे मिली थी और श्रीवत्स गोस्वामी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था जहाँ पे मनीष स्वप्निल स्नोडकर, मनीष पांडे जैसे अलग-अलग लोग वैरायटी ऑफ जहाँ जडेजा इतना अच्छा कर रहा था, शेन वॉर्न ने उसको द रॉकस्टार का नाम दिया था, ठीक है? कई सारे लोग थे अलग-अलग लेवल्स पे जो बहुत अच्छा कर रहे थे और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था श्रीवत्स गोस्वामी को। भाई मैं खुद श्रीवत्स गोस्वामी मैं यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ। वो सीज़न कैसा भी रहा हो श्रीवत्स गोस्वामी का आईपीएल करियर लेकिन ही वाज़ अ वेरी गुड प्लेयर। श्रीवत्स गोस्वामी कहाँ-कहाँ खेला है जैसे वो मैं अगर लोगों को बता दूँ तो वो बंगाल के लिए खेला है, कोलकाता नाइट राइडर्स में खेला है, आरसीबी में खेला है, राजस्थान में खेला है, एसआरएच में खेला है, डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ए, बी ये टीम्स के लिए भी वो खेला है। तो श्रीवत्स गोस्वामी का जो लिस्ट है जैसे फर्स्ट क्लास में 61 मैचेस है, लिस्ट ए में 97 मैचेस है, काफ़ी अच्छी एवरेज भी है उसकी फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन उन फॉर्मेट्स में। तो वो सब तो ठीक है ब्रो। मेरे को खाली एक सवाल है, मनीष पांडे ने कौन से साल में सेंचुरी मारी थी? 2009 में मारी थी भाई उसने। ओह! 2009 में। तो फिर तो भाई फिर तो बनता था जडेजा का मेबी, बट आई हैव नो आइडिया ब्रो। आई हैव श्रीवत्स गोस्वामी को मैं जानता हूँ, मैं आजकल उसके ट्वीट्स वगैरह देखता रहता हूँ। तो मैं जानता हूँ क्रिकेटर था, बट आई हैव नो आइडिया कि वो बना था। बट ब्रो 2009 में कौन बना था? अब ये बताओ। 2009 में अगर तुझे पता नहीं हो तो 2009 में भाई बहुत लेजेंडरी इंसान बना था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। लास्ट वो है हमारा रोहित शर्मा। ठीक है। रोहित शर्मा इवन दो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेल चुके थे फिर भी 2009 में रोहित शर्मा को मिला था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2009 में रोहित शर्मा का
परफॉर्मेंस बता देता हूँ। वैसे एक बात बता दूं भाई, 2009 में रोहित शर्मा को मिला तो था वो अवार्ड, लेकिन 2008 में रोहित शर्मा ने ज्यादा रन बनाए थे 2009 के कंपेयर में। भाई मैं मतलब भाई जब तक रूल्स डिफाइंड नहीं थे तब तक ये बहुत वेग प्रोसीजर थी कि किसको मिल रहा है। ठीक है, मैं इसलिए भी ये टॉपिक को लेके आया कि तुझसे पहले मेरी बात। 2009 में 2008 में रोहित शर्मा ने कितने रन, मतलब श्रीवत्स गोस्वामी ने 82 रन मारे थे, रोहित शर्मा ने उससे ज्यादा मारे थे, कितने मारे होंगे सोच। मेरा सामने मैंने खोल के रखा है, तू बता दे। मैंने खोल लिया पहले तो। 404 रन मारे थे बाकी रोहित शर्मा। 400 रन तो वो अब नहीं मार पा रहा है कि कितने सालों से। भाई फॉर अ पैड रोहित शर्मा ने लास्ट टाइम 400 रन का मार्क 2009-19 में क्रॉस किया था। नहीं 2024 में भी 400 24 में मार किया था, लेकिन नहीं 2024 के बाद तो पहले सीधे 2019 में 2016 से किया था। नहीं 2016 से लेके अभी तक उसने सिर्फ 3 बार है ना 400 रन का मार्क क्रॉस किया। ठीक है, तो आयुष शर्मा आपको कह रहा है उसमें बता दूं 2008 में से 404 रन मारे 148 के स्ट्राइक रेट से। 2008 में वो बंदा 148 के स्ट्राइक रेट से 404 रन मारा था। आज के टाइम में सुनील नारायण मिडल ओवर्स में आके वो भी और 2009 में रोहित शर्मा ने 362 रन मारे 115 की स्ट्राइक रेट से। पर शायद 2009 ही वो साल था जिसमें रोहित शर्मा ने हैट्रिक ली थी। अबे बस एकेटी को अपना अवार्ड दे देगा क्या तू? यही तो बात है भाई, इसमें कई सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी, अब तो देख ले यार अब। भाई एक वैसा ये ना भाई रेसिप्रोकल अवार्ड चल रहा है कि भाई कोई आया 2009 में कोई नया चेयरमैन वगैरह बना होगा, उसको लगा कि भाई श्रीवत्स गोस्वामी का थोड़ी बनता तो रोहित शर्मा का है, तो भाई उठा के उसको पकड़ा दिया। क्योंकि कोई सही भाई तो गोस्वामी तक तो ठीक, रोहित शर्मा ने तो डिप लिया था ना भाई उल्टा। मतलब वही तो तू सोच, पहले दो अवार्ड विनर्स की परफॉर्मेंस कैसी, एकदम विवादास्पद परफॉर्मेंसेस है भाई वो लोग। भाई ये वाला पार्ट काट के डालूंगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो वो देखो गाली पड़ने वाली है ना, और जो एंगेजमेंट जाने वाले हैं ना भाई। बढ़िया, गुड जॉब ठाकुर। तो भाई ये तो ठीक है 2009 में बनता था रोहित का। 2010 में अच्छा, लेकिन रोहित शर्मा जहां हम लोग ये बात कर रहे थे कि ऑलरेडी सेकंड सीजन में आईपीएल ने जाने अनजाने में विवादास्पद तरीके से लेकिन एक ऐसा इमर्जिंग प्लेयर को अवार्ड दिया जिसने आगे चल के एक्चुअली में जो खुद इमर्ज हो चुका था, पर फिर भी उसको अवार्ड दे दिया। वो नहीं भाई, वो नहीं, वो देख ऐसा तो बहुत सारे लोगों को वियर्ड सा, लेकिन पूरा पॉइंट है कि वो लोग ने रिकॉग्नाइज किया कि यंग बैटर को, कि हाँ ये यंग बैटर है, इसको रिकॉग्नाइज किया। आगे चल के उस बंदे ने एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट को बहुत बड़े तरीके से सर्व किया भाई। वाइड बॉल का तो एकदम डैडी बंदा है, एकदम डैडी बंदा। इनफैक्ट जिस जिस इमर्जिंग जिसको जिस क्या कहते हैं जिस खेल में उसको अवार्ड मिला आईपीएल में, उसका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर बन के निकला वो। तो गुड जॉब आईपीएल, मतलब जो भी ज्यूरी थी, दूरदर्शिता था उसमें, बढ़िया काम किया। तो ब्रो 2010 में कौन, मैं एक्चुअली मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं सोच रहा अपना वाला पार्ट बोलूं ही ना, तू कंटिन्यू कर। 2010 में क्या? 2010 में भाई अवार्ड मिला था सौरभ तिवारी को। तो सौरभ तिवारी भाई एमआई की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे। सौरभ तिवारी ने उस सीजन शायद तीन बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज मारी थी, 3 हाफ सेंचुरीज मारी थी, वो भी कंसेक्यूटिव 3 मैचेस में मारी थी, जहां तक मेरे को याद है। हाँ वो वही था, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो 419 रन मारे। सीजन 419 रन, 30 की एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। उस टाइम पे 16 के 16 मैचेस उसने एमआई के लिए उस साल खेले थे, और एमआई फाइनल तक भी पहुंची थी 2010 में। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ सौरभ तिवारी का था। सौरभ तिवारी ने इंडिया के लिए भी, किसी को अगर ना पता हो तो, इंडिया के लिए भी खेला है उसने। ठीक है, इंडिया ओडीआई, नेशनल है। हाँ इंटरनेशनल में इंडिया के लिए, इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया है। वहीं सौरभ तिवारी का कुछ और मैचेस, कुछ और अलग अलग टीम बता दूं तो, सौरभ तिवारी झारखंड से आते हैं, आरपीएसजी के लिए भी खेला है, मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, वो तो मैंने बता ही दिया। आरसीबी के लिए खेला है। आरसीबी वाली स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी कि भाई आरसीबी ने रोहित शर्मा को छोड़ के सौरभ तिवारी को लिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, 2010 या 11 में जब ऑक्शन हुआ था तब। तो ब्रो अ, तूने और काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई। सौरभ तिवारी उस ब्रिगेड में से आता है कि जो भी बंदा झारखंड से आ रहा है, लंबे बाल है, मतलब वो धोनी क्लैन का है, वो धोनी जैसा बनेगा, धोनी ये धोनी वो। और भाई उन लोग, भाई सौरभ तिवारी क्या भाई मेरे को आज भी याद है, स्पिनरों को जो मारता था टांग निकाल के, जो स्लॉक करता था भाई और भाई एकदम, मतलब एकदम हैवी बॉडी थी उसकी भाई। वो मतलब ऐसा था कि भाई मारेगा ना तो एकदम जेसी राइडर की वो बॉडी टाइप वाले थे भाई ये लोग। भाई वो स्टार्टिंग में ना पहलवान लगता था, फिर टाइम वो कम्प्लीटली ओवरवेट हो गया था। फिर टाइम मेरे को याद है
लास्ट लास्ट में उसने शायद है ना क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के लिए भी कुछ थोड़ा सा स्टिंट गया था उसका जिसमें थोड़े बहुत रन मारा था वो। तब उस जब उसने मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट लास्ट में खेला था शायद 2020-21 में, तब उसका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया था जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन फिर से हुआ था मुंबई इंडियंस पे। और वो बात मेरे को एक बात बताओ साले अपने जैसे लोग तो चल सपने ही देखते हैं कि खेलने को मिले वगैरह। भाई ये लोग को एकदम हाईएस्ट लेवल पे खेलने का मौका मिलता है और फिर क्यों फिटनेस ये लोग सही से नहीं मेंटेन कर पाती है। तो यार बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल होता है ब्रो। बहुत मैंने अपना वजन कम किया इसलिए मैं बता सकता हूँ इतना भी मुश्किल मतलब अगर मेरे को रिटर्न में इंडिया का कैप मिल रहा है तो भाई मैं तो ये टांग पे खेलूंगा। तुम बोलो धोनी बोले कि नंगा होकर सोने का तो मैं नंगा होकर सोऊंगा भाई। अब ठीक है आगे बढ़ मतलब क्या क्या लगता है क्या कारण है। भाई कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ना, जब वो एक बार वो टॉप लेवल का सक्सेस मिल जाता है ना, उसके बाद वो भूख मर जाती है भाई वो लोगों में से कि अब क्या, ये तो मेरे को इंडिया के लिए एक बार खेलना था, मैं खेल लिया ये वो। जनरली तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही होता होगा कि भाई वो लोग थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अपनी चीजों। एक और चीज ऐड करता हूँ एक और चीज ऐड करता हूँ जो स्टार्टिंग में जो यश ने पूछा था एक बहुत इंपॉर्टेंट वन बताता हूँ कि भाई ऑलवेज रिमेंबर तुमने खेलना क्यों स्टार्ट किया। आज भी जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं देख कंपटीशन तो बहुत कटथ्रोट करते हैं हमारे लेवल में हमारे लिए वो बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है मतलब एक दूसरे को स्टंपला मार देते हैं ठीक है। इस लेवल में बातें जाती है लेकिन मजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन में जब खेलना चालू किया था तो मजा आता था ये करने में। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो मजा चला जाता है ना। वो लोग पता नहीं जलस जेलेसी आ जाती है या बहुत कंपटीशन देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं या वही कि एकदम वही स्टैग्नेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं वही इशू है। और मुझे नहीं पता था कि भाई सौरभ तिवारी ने इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया भाई बहुत हम्म। बड़ी बात है भाई बड़ी बात है। ओके 2011 है ना 2011 भाई अच्छा 8 में शिवज गोस्वामी। अच्छा एक और चीज है भाई सौरभ तिवारी मुझे कहीं दिखता भी नहीं है ना कोई ट्विटर पे ट्वीट करता है ना यूट्यूब चैनल है ना स्टार स्पोर्ट्स क्रिक बज कहीं नहीं दिखता है भाई। कोई रोजगार योजना का भी पार्ट नहीं है। फार्मर बन गया क्या अब ये धोनी के साथ। क्या पता भाई, शायद अब ये वहीं झारखंड में अपनी बढ़िया सी कोचिंग ली हुई वो चला रहा हो, एकेडमी चला रहा हो। 2000 चलो 2011 में कौन जीता ब्रो। 2011 में भाई केकेआर की तरफ से आने वाला एक खिलाड़ी जीता था, जिसको तो तू अच्छे से जानता होगा, इकबाल अब्दुल्ला। ठीक है, इकबाल अब्दुल्ला भाई वो नाम था जो, मतलब इकबाल अब्दुल्ला की सबसे क्रेजी स्टोरी मेरे को ये लगती है कि इकबाल अब्दुल्ला एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुंबई के लिए खेलता था। उसके बाद वो सिक्किम की टीम से खेलना शुरू किया था, उसने अपनी टीम स्विच करी थी। इकबाल अब्दुल्ला का 2011 का जो परफॉर्मेंस था, वो बॉलिंग के बेसिस पे इकबाल अब्दुल्ला को वो अवार्ड मिला था। वो था कि भाई 15 मैच में 16 विकेट लिए थे उसने। इकोनॉमी 6.1 की थी बस। और हाईएस्ट मतलब बेस्ट फिगर्स तो उसके 3 for 24। और केकेआर का जो रिडम्पशन शुरू हुआ था 2011 से, उसमें इकबाल अब्दुल्ला भी एक पार्ट था कि भाई एक लेफ्ट आर्मर जो अचानक से आके तेज फेंक रहा है फिर स्लो फेंक रहा है। वो पवन नेगी और जकाती हाँ, और वो सब। क्रेजी बात ये है ना कि वो सीजन के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया हाँ, कुछ नहीं सबसे बड़ी किया। दिक्कत ही सबसे बड़ी दिक्कत ही इकबाल अब्दुल्ला के साथ ये हुई है कि इकबाल अब्दुल्ला के ओवरऑल 40 विकेट है, जिसमें से 16 विकेट 2011 में आई। ठीक है। मेरे को याद है 10 साल उन्होंने आके में खेला हाँ, लास्ट लास्ट में आरसीबी के लिए भी खेला इकबाल अब्दुल्ला। हियर एंड देयर, अब ये जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग होती है उसमें भी खेलता है वो। और ऐसा नहीं है कि इकबाल अब्दुल्ला की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो अभी 35 ही साल का है। ठीक है। क्या बात। तो हाँ, उसने बहुत छोटी एज में भाई बहुत जल्दी ऐसे अपना वो 1 ईयर वाला वंडर पीक दिखा दिया था। वो अभी भी हाँ, वो अभी भी डोमेस्टिक में खेल सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती तो। ब्रो आपने अगर काउंट करें 2008 में शिवत गोस्वामी ओब्लिवियन में 2009 में रोहित शर्मा पीक किया इंटरनेशनल 10 में सौरभ तिवारी बताया नहीं। हाँ सौरभ तिवारी बताया 10 में वो भी गायब है अब 11 में ये इकबाल अब्दुल्ला तो 4 भी इकबाल अब्दुल्ला भी शायद वही बैच का है भाई, वो 2000 हाँ राज का हाँ, विराट कोहली वाली बैच का, 8 वाली बैच का। मुझे पता है। इवन इकबाल अब्दुल्ला ने तो भाई फर्स्ट क्लास मैचेस कितने सारे खेले हैं। 71 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 98 लिस्टे मैचेस हैं। अरे इकबाल अब्दुल्ला वो बंदा है ना जिसमें इकबाल अब्दुल्ला और शाहबाज नदीम में मैं छोटे में बहुत कंफ्यूज होता था। और फिर बीच में जकाती करके था तो चेन्नई में मैं भाई पागल हो जाता था इतने सारे लेफ्टी सब मेरे को एक जैसे ही लगते थे पता नहीं क्यों। मेरा ये बड़ा वियर्ड सा स्टोरी है उसके लिए। तो भाई 2012 में कौन सा था सुनील नारायण। नहीं नहीं भाई 2012 में सुनील नारायण नहीं जीता, वो चेक करता था इसलिए उसको नहीं दिया था भाई। पर 2012 में भाई 2012 2012 में मनदीप सिंह को ये अवार्ड मिला था। और मनदीप सिंह का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था 2012 में।
कि इतना अच्छा था कि भाई मनदीप सिंह ने उसके बाद कभी भी उतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, उसके आसपास भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। 2012 में मनदीप सिंह ने 16 मैचेस में 432 रन्स बनाए थे, 27 की एवरेज और 126 का स्ट्राइक रेट था, जो कि 2012 और मिडल ओवर्स के हिसाब से बहुत सही था। ठीक है। और मनदीप सिंह ने भी काफी सारी टीम्स को रिप्रेजेंट किया है। इवन मनदीप सिंह ने इंडिया के लिए भी T20s में डेब्यू किया है। ठीक है, 3 मैच भी खेले हैं उसने इंडिया के लिए। साथ ही साथ वो एक जर्नी मैन रहा है एनबीए के टर्म्स में, तो उसने आरसीबी के लिए खेला है, पंजाब के लिए खेला है, दिल्ली के लिए खेला है, कोलकाता के लिए खेला है उसने। फिलहाल वो पंजाब की टीम से हटके शायद चंडीगढ़ या किसी छोटे स्टेट की किसी टीम के लिए खेल रहा है वो इस साल। अ, तो मनदीप सिंह का भी करियर बहुत, और मनदीप सिंह का ऐसा है ना कि ये बहुत वैसी फैमिली से आता है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली से आता है ये। मैं मेरे को पता है, मेरे को अभी पता चला कि 2012 में सुनील नारायण क्यों क्या कहते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीता। वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था ब्रो। मोस्ट वैल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था भाई। ये सब वो चेक करके ऐसा छोटे-मोटी बाउंटी नहीं जाता, बिग बाउंटी लिया था। मेरे को याद है कुछ चिन्ह ऐसे येलो कलर की कोई तो टीम थी, इसको ठोका था हम लोगों ने। ऐसा कुछ याद है मेरे को तो। लेकिन पॉइंट ऑन देम दैट 2000। हाँ, बोल दिल में बोल। अरे मैं तो 2013 की बात कर रहा था कि 2013 से भी हमारे पास एक स्टार आया था कि तू अगर 2012 कंटिन्यू करना चाहता तो कर, वरना मैं 13 पे शिफ्ट करता हूँ। नहीं, मैं खाली मनदीप सिंह पे एक चीज़ खाली छोटा-सा बोलना चाहता था कि मनदीप सिंह ने केकेआर के लिए छोटा-सा स्टिंट खेला। वो इन जनरल पंजाब क्रिकेट के लिए उसने बहुत किया है। ठीक है, मैंने हाँ सुना है। पंजाब जब सबसे पहली बार सैयद मुश्ताक अली जीता था तो वही कैप्टन था। पंजाब क्रिकेट के लिए उसने बहुत ज़्यादा दिया और मैंने इन जनरल मैंने ये बहुत सुना है क्रिकेटर्स के मुँह से कि मनदीप सिंह एज़ अ ह्यूमन बहुत बढ़िया है। अब पता नहीं अब कैसे बढ़िया है, लेकिन मैंने सुना बहुत है, उसकी तारीफ़ बहुत सुनी है। मेरे को याद है कुछ-कुछ मैचेस उसने आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया खेले जहाँ उसने जिताया था। ये किंग्स इलेवन पंजाब के लिए उसने कुछ-कुछ मैचेस अच्छे खेले। अच्छा वो जो 2014 के फाइनल वो मनन वोरा था नहीं वृद्धिमान साहब के साथ वो मनन वोरा था, तो उसको हटा लेकिन मनदीप सिंह इन जनरल बहुत अच्छा था, लेकिन वही यार ये लोग उस कैटेगरी के प्लेयर है ना कि कभी अपने को कैटापॉल्ट नहीं कर पाते। कभी भी कैटापॉल्ट नहीं कर पाते। तो मनदीप सिंह सोच 2012 आ गया, उसमें सिर्फ 1 स्टार अभी तक मिला अपने को रोहित शर्मा। ओके, 2013 में कौन जीता ब्रो? 2013 में भाई आरआर के करंट कैप्टन संजू सैमसन को मिला था वो अवार्ड। और 2013 में भाई संजू सैमसन का परफॉर्मेंस कंपेयर टू जैसे मनदीप सिंह का जो रिकॉर्ड था, वैसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं था उस साल, लेकिन वो होता है ना कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, एक यंग वो दिख चुका था कि भाई ये लैड है जो बहुत लंबा जाएगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। वो अभी तक, हाँ, वो अभी तक यंग लैड ही है, ऐसी कोई ज्यादा उसकी एज हुई नहीं है, ही स्टिल तो भी 30। तो लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसा ही है। मेरे को लगता है वो नेक्स्ट लेवल पर भाई तो भाई सोच, वो 2013 का इमर्जिंग प्लेयर था, 2025 में वो बस 30 साल का है। बहुत यहाँ छोटा तक था ब्रो। मेरे को याद हाँ, दिल्ली जी आया था, एकदम बच्चा था वो। राजस्थान के लिए उसने खेलना शुरू किया था। उस आज ही राजस्थान मैं उसका डेब्यू मैच देख रहा था। हाँ, राजस्थान में खेला था, फिर राजस्थान में सचिन बेबी और संजू सैमसन दोनों साथ में केरला के क्रिकेटर सिलेक्ट हुए थे। फिर वहां से वो चला गया था दिल्ली, फिर दिल्ली से वापस आया राजस्थान में। हुँ। चल कंटिन्यू कर तू जो बोलना चाह तो रहा था। 10 इनिंग्स में 2013 में संजू सैमसन ने 206 रन बनाए थे, 25 का एवरेज था, 115 का स्ट्राइक रेट था, कीपिंग करता था वो, 13 कैचेस लिए थे उस साल उसने। और उसने अपना जो डेब्यू मैच खेला था वो नंबर 3 पे खेला था, और उसका हाईएस्ट स्कोर 63 था, मतलब उस सीजन। और वहां से संजू सैमसन ने काफी ऐसे सीजन्स बिताए हैं जो जहां पे अब संजू सैमसन हमारे लिए किस कैटेगरी में था भाई, याद है क्या वो कुछ, हमने उसको किस कैटेगरी में डाला था? म्यूट है तू, म्यूट। ऑलमोस्ट गोट में डाला था, किस में डाला था? ऑलमोस्ट गोट में डाला था। हाँ, तो वहां से ऑलमोस्ट गोट। संजू सैमसन अब ऑलमोस्ट गोट में आ चुका है। संजू सैमसन का ये बता दूं कि संजू सैमसन ने भारत के लिए 42 T20 इंटरनेशनल्स खेल लिए हैं अभी तक। ठीक है। और संजू सैमसन का परफॉर्मेंस वहां पे भी वैसा ही है, 25 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट। ठीक है। भाई लेकिन संजू सैमसन पता है ये वही अगर उसकी भाषा में बोलूँ क्या नाम है अपना गौतम गंभीर की भाषा में बोलूँ तो बेस्ट बेस्ट भाई धोनी के अन्य कोश धोनी से बेटर है। मैं कुछ ये शब्द पता नहीं यार, मैं अपनी वोकैब को ऐसा बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। बेसिकली अगर गौतम गंभीर की भाषा में बोलूँ तो हाई सीलिंग बहुत थी संजू सैमसन की यार। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, तो कब मतलब कब मेरे को तेरे साइड से 800, 900, 700 वाला सीज़न दिखेगा। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि ये अगेन रोहित शर्मा के बाद डायरेक्ट अब एक ये ऐसा प्लेयर आया 2013 में,
जिसने आगे चल के एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट डाला। अगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं डाला उस लेवल पे, तो आईपीएल में तो बहुत डाला है। राजस्थान को रिलेवेंट किया, अपने आप को उसने एक नेक्स्ट पोज़ीशन पे लेके गया। राजस्थान को तो फाइनल्स में लेके गया बहुत सालों बाद। तो बिग डील है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी डील है। मतलब पौधा करे कि ये टियर लिस्ट भी होती है, अगर हम टियर वीडियो बना रहे होते तो ये रोहित शर्मा के जस्ट नीचे गोट कैटेगरी में नहीं, ये वहां पे भी ऐसे ऑलमोस्ट गोट में रहता है, ये इमर्जिंग प्लेयर्स की भी ऑलमोस्ट गोट में आ जाता है। भाई आगे भाई जैसे तेको नाम बताने वाला हूँ, बहुत क्रेजी हाई जाने वाले हैं, क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था अपने वाली पार्ट का, बहुत मजा आया था मेरे को। लेकिन हाँ, तो मैं 2014 में आता हूँ भाई। 2014 में फिर एक ऐसा खिलाड़ी है 2014 में फिर एक ऐसा खिलाड़ी है भाई जिसको अवार्ड मिला था उसकी बॉलिंग की वजह से, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा रहा है। और वो कोई भी भाई उसके इम्पैक्ट को भूल नहीं सकता, क्योंकि हम सबकी रिसेंट मेमोरी तो बहुत अच्छी होती है। तो हम हाथ जोड़ के नमन करते हुए बोलेंगे बापू, थैंक यू बापू। तो 2014 में भाई मिला था अवार्ड अक्षर पटेल को पंजाब की तरफ से, और उसके बाद पंजाब की तरफ से अक्षर पटेल रिटेन भी हुआ था 2016 में। तो 2014 में अक्षर पटेल के 17 मैचेस में 17 विकेट थे, और ये उसका डेब्यू सीजन भी था आईपीएल में, जहां पे उसकी इकोनॉमी 6.1 थी। और उसने मुरली कार्तिक, जो एक्सपीरियंस सीजनड कैंपेनर था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि उसको पंजाब ने ड्रॉप कर दिया था अक्षर पटेल को खिलाने के लिए। ठीक है, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ पंजाब जाता था। और ये वो पंजाब किंग्स 11 पंजाब 2014 जिसकी नॉस्टैल्जिक हिट्स आज तक पंजाब के फैंस लेते हैं, उसका मैं भी पार्ट लेता हूँ भाई, मैं भी बहुत लेता हूँ, मैं भी था। पूरा लेवल आखिर तक लेता हूँ। हाँ एकदम। तो भाई ये अब यहाँ से भाई ये भी हमारे लिए क्या लगता है भाई, बापू को तो ऑलमोस्ट गोट में डालेगा कि गोट में डालेगा बता। आईपीएल के कैटेगरी में कि ये अमेजिंग प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर या आईपीएल जो तेरे को समझ अमेजिंग प्लेयर में वो है ना, अभी संजू के पीछे रहेगा, क्योंकि देख मेरे को ऐसा लग रहा है ना, बापू उस टाइप का बंदा है, बीच में एकदम इररिलेवेंट हो गया था। तेरे को याद है हाँ बीच का एक ऐसा टाइम आया था कि बापू एकदम इररिलेवेंट हो गया था। मेरे को आज भी याद है 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ था, मैं ऐसा हो गया था कि पागल हो गए क्या हम लोग, ये बंदे ने सालों से कोई टी20 क्रिकेट नहीं खेला, उसको ले लेते थे। मेरे को याद है बीच का एक पूरा स्पैन था। ये भी फिर जो टाइम बता उसका मैं स्टैट्स बता देता हूँ कि 2018 में 9 मैचेस में 3 विकेट, 2019 में 14 मैचेस में 10 विकेट, 2020 में 15 मैचेस में 9 विकेट, और उसके बाद भी 2021 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया था। तो तो ये वही टाइम है जहां पर है ठाकुर के ना स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेके हर जगह जाके इसको चिढ़ाता रहता था। एक अकाउंट से जहां पर अक्षर पटेल ने बोला था कि आई एम अ बैटर हु कैन बोल। तो हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि लेकिन भाई मैं अक्षर पटेल की एक और चीज पे बहुत कोट किया करता था, जिससे मेरे को बहुत जेलसी है कि अक्षर पटेल ने गुजराती न्यूज़पेपर के में मतलब मैंने रीड किया था, तो उसमें ऐसा था कि अक्षर पटेल ने बोला था मैं तो बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे पापा ने मेरे को क्रिकेटर बना दिया। तो मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था तो मैं ये सोच के जाता था कि काश मेरे पापा इसके पापा के दोस्त होते अगर, तो कितना अच्छा होता। मतलब उसने क्या बोला था कि मैंने तो इंजीनियर बनवाना हो तो पर हमारा पापा फोर्स करियो कि तू क्रिकेटर बनी जा। हाँ भाई आह, भाई ये नहीं बताना था ना, जिंदगी तो ठीक ही चल रही थी मेरी। ये नहीं बताना था ना। पर लेकिन मेरे को लगता है बापू ने भाई बहुत, क्योंकि जो बापू 2.0 आया है, बापू भाई बैटर बन गया है, बापू बॉलिंग में ले रहा है, क्योंकि बापू ने टेस्ट लेवल में बहुत भयंकर इंपैक्ट दिया। ना कि सिर्फ टेस्ट लेवल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉक था वो। फाइनल की हम सबको पता है, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉक था वो। ठीक है, तो मेरे को लगता है ऑलरेडी सडनली जो बापू 2.0 है उसने बहुत भयंकर इंपैक्ट दिया है। और बनता अब तो आज के टाइम में बापू दिल्ली डेयरडेविल्स क्या सॉरी दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बन गया। और भाई और कुछ और वो दिल्ली कैपिटल्स टॉप पे है। हाँ वो नहीं जीता है। पहले 3 में से 3 जीती है भाई, पहले 3 में से। मैं तो ये आईपीएल मान ही नहीं रहा भाई, मैं तो ऐसे ही फॉलो नहीं करता मैं अब तो ये सब आईपीएल वाईपीएल, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खाली आईपीएल वाईपीएल। लेकिन मेरे को लगता है अनदर हिट, मेरे को लगता है अनदर हिट किया था जहाँ पर ये लोग ने हिट हिट आउट ऑफ द पार्क। भाई आंद्रे रसल कितने साल का था उस टाइम पे, मेरे को लगता है उसका बन सकता था, जस्ट जस्ट सेइंग। लेकिन मेरे को लगता है उसने मैचेस ज्यादा खेले होंगे। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा टेक ओवर करता हूँ ब्रो। 2015 में तो गेस कर कौन बना होगा। तो जरा बस आता हूँ जैसे रहेगा सेलेक्ट गेस। हाँ शेख अय्यर बना था। हाँ मैं मैं बता रहा हूँ 2015 में श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और भाई उस सीजन में श्रेयस अय्यर ने 439 रन मारे थे 34 की एवरेज से, और 128 का स्ट्राइक रेट था। ये इसका डेब्यू सीजन था। ठीक है,
और उस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स का शायद हाईएस्ट रन स्कोरर भी वही था। और उसके बाद से, उस ब्रेकआउट सीजन के बाद से उसने अभी तक आईपीएल में 2688 रन मारे, 32 की एवरेज से, और 128 का स्ट्राइक रेट, 80 से ज्यादा मैचेस खेले। अब 128 का स्ट्राइक रेट बहुत हल्का लगेगा कि यार बहुत ठीक है। सिंस 2022 की बात कर रहा हूँ, सिंस 2022 टू 2024 उसकी एवरेज 34.18 की हो गई है, और स्ट्राइक रेट 128 से सीधा 140 की हो गई है। इसके अलावा मैं एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि दिल्ली डेयरडेविल्स का है ना, उसने मिड सीजन उसने टेक ओवर किया था गौतम गंभीर से, ठीक है। दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन बना था। 2015 में उसने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, और 2020 में एज अ कैप्टन उसने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स में लेके गया। उसके बाद लास्ट ईयर सभी को पता है कि इस गैलेक्सी की सबसे महान टीम को उसने जिताया था, और महान टीम को जिताने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अ, मतलब जोक्स असाइड, वो एक्चुअली में एक बहुत ही बेहतरीन कैप्टन की तरह से ना अपने आप उसने प्रेजेंट किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि करंटली उसने 70 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी की है, और उसका विन परसेंटेज गेस कर इट्स 55% ग्रुप। बहुत बड़ा सैंपल साइज है। 70 मैचेस में, 70 मैचेस में अगर 55% का है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली का उतना नहीं है। विराट कोहली का 44 46 ऑड में घूम रहा है, जबकि हालांकि उसने डबल मैचेस कर लिए होंगे ऑलमोस्ट कप्तानी। लेकिन 70 मैचेस इज अ वेरी गुड सैंपल साइज, जहां पर एक टीम को उसने फाइनल में ले गया और दूसरी टीम को उसने जिता दिया, विच इज अ वेरी गुड सैंपल साइज। उसके बाद 55 55 भाई, गैलेक्सी की सबसे बेस्ट टीम सीएसके इसलिए है ना कि वो 57% पे ऑपरेट कर रही है, चाहे कोई भी भाई, कैप्टन। उसमें उसमें क्या है ना, उसमें क्या है, थाला फिक्स कर देते हैं मैचेस, थाला फिक्स कर देते थे मैचेस, ठीक है। लेकिन अपने पॉइंट पे आते हैं कि उसके बाद भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रॉकस्टार ने किया क्या है। 2023 के वर्ल्ड कप में कितना इंपॉर्टेंट कॉक था, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर था उस सीजन वर्ल्ड कप का, लेकिन हम लोग हार गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में उसने क्या कारनामा करके दिखाया हम सबको पता है। लेकिन मैं उसके अलावा कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि 2015 में इमर्ज होने के अलावा जो रणजी ट्रॉफी में उसने इतना बीस्ट लेवल पे काम किया है, 49 की एवरेज से 6000 से ज्यादा रन मारे उसने रणजी क्रिकेट में। और ये खेल किसकी टीम के लिए रहा है? मुंबई जैसी टीम के लिए खेलता है, कोई ऐसी लो ग्रेड टीम नहीं, द बेस्ट टीम के लिए खेलता है, जहां पर उसने 6000 रन मारे 49 की एवरेज से। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अपकमिंग कैप्टन शायद इंडिया के लिए यही होगा। वनडेज में ब्रेथ टेकिंग नंबर्स हैं, टेस्ट मैचेस में इसने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डाउन चला गया। रणजी लेवल पे उसने बहुत अमेजिंग किया। शायद ही डोमेस्टिक लेवल पे ऐसा कोई टूर्नामेंट या ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं होगी जो है ना श्रेयस अय्यर ने जीती नहीं। उसने सैयद मुश्ताक जीत लिया है, अब विजय हजारे शायद जीता है, रणजी जीता है, उसने आईपीएल जीत लिया है, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया है। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना, अच्छा अब ये बता, श्रेयस अय्यर संजू सैमसन से आगे निकल जाएगा वाली कैटेगरी में, क्योंकि जो एमर्जिंग इजीली आगे निकल भाई। एक एक कैप्टन उसने जिताया भी है ना, जो इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए वैसा बोल रहा है, तो एक जिताया भी है। और साथ ही साथ भाई मैं एक फनी एलिमेंट इसमें ये बताता हूँ कि भाई श्रेयस अय्यर का जब खराब टाइम चल रहा था ना, तो श्रेयस अय्यर का एक वीडियो है जिसका थंबनेल ऐसे लेके बहुत मीम्स बनते थे कि हाउ टू प्ले पुल शॉट, ठीक है। पर भाई इस सीजन श्रेयस अय्यर जो पुल शॉट खेल रहा है ना भाई, एक एक भाई पुल शॉट्स खेल रहा है। भाई मैं उसको है ना लिटरली, उसकी मैंने एक दो बार और बोल चुका उसके पॉडकास्ट में ये, कि मैं उसको लिटरली उसके अंडर 19 डेज से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को वो बंदा बहुत पसंद आया, मेरे को उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है। जब वो केकेआर में आया था ना भाई, तेरा भाई गदगद हो गया। और जब वो छोड़ के गया ना, मेरे को उतना ही बुरा भी लगा, क्योंकि भाई वो देख आगे जाके पता नहीं यार उसका करियर बैटिंग में कहाँ जाएगा, किसको पता, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन जो उसका एक एटीट्यूड है ना क्रिकेट को लेके, वो बहुत ब्रिलियंट है। और जो दूसरा मेरे को सैड है, जो उसने अपनी बॉलिंग छोड़ दी, मेरे को बहुत बुरा लगा। एक टाइम पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता था, मतलब मोर देन डिसेंट था एज अ बैटर। ये तो ये ऐसा ही था कि भाई जो बॉलर बनना चाहता था पर बैटिंग में टेक्निक अच्छी थी तो बैट्समैन बन गया, जैसे रोहित शर्मा बोलता है, वो कुछ उस टाइप का था। भाई अपने बोलते हैं ना कि एक बात होती है कि ब्रेक थ्रू सीजन, ब्रेक थ्रू की बात ही नहीं है भाई, उसने सीलिंग तोड़ दिया है। वो सीलिंग तोड़ के ना सीधा ताज को लेने वाली बात है कि वो नेक्स्ट इंडियन कैप्टन बन सकता है भाई। पंजाब के लिए उसने ये सीजन बहुत क्रेजी किया ना, 110% श्योर हूँ कि और भाई उसका जो स्पिन पे गेम है ना, वो मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो हमेशा से स्ट्राइक रोटेशन, स्पिन को बड़े शॉट्स खेलना, वो हमेशा से टॉप नॉच रहा है श्रेयस अय्यर का। ब्रो आई होप अपने आपको टेस्ट मैचेस में माने और टेस्ट मैचेस में कमबैक करे। इंडिया को चाहिए ऐसे बंदे टेस्ट मैचेस, टेस्ट लेवल पे। लेकिन ब्रो 2016 की बात करते हैं, ये मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना रिसर्च किया है, इकलौता प्लेयर, इकलौता फॉरेन प्लेयर जिसको है ना एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, और मुझे बहुत पसंद, मेरे को जेन्युइनली बंदा बहुत पसंद है, फिज मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ, मुस्तफिजुर रहमान का इतना क्रेजी सीजन गया 2016 का। 16 मैचेस खेले, 17 विकेट्स लिए, और इकोनॉमी गेस का 6.9 की। ये वो बंदा है जो डेथ में बॉलिंग करता था उस सीजन, ठीक है, डेथ में बॉलिंग करता था। 6.9 की इकोनॉमी, 16 मैचेस में 17 विकेट, एकदम आइस कोल्ड। भाई मेरे को आज भी इसका डेब्यू याद है, शायद इंडिया के सामने इसने डेब्यू किया था 2015 वाला सीजन में, इसने शायद इंडिया के सामने डेब्यू किया था। मेरे को लगता है आज तक, मतलब इसको डेब्यू किए 10 साल हो गए, मेरे को लगता है आज तक लोग इसका कटर नहीं पहचान पाते।
कि कौन सा तेज बॉल होगा और कौन सा स्लो बॉल होगा, मेरे को लगता है टिल डेट शायद लोग नहीं पहचान पाते, टिल डेट नहीं पहचान पाते। लेकिन उसके बाद ना कहीं बहुत क्या कहते हैं वियर्ड सा सीजन गया। नेक्स्ट 2 सीजन में उसने सिर्फ 8 मैचेस खेले, 7 विकेट लिए, 2 विकेट रहा है। का पार्ट था ना जब जीती थी एसआरएच। हाँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉक, फाइनल में शेन वॉटसन का भी विकेट इसी ने लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉक रहा है। 2016 में जो जीते उसमें बहुत सारे, भुवनेश्वर था, तुम्हारा वार्नर था, लेकिन जो इसने काम किया था वो भी बहुत ब्रेथ टेकिंग है। इनफैक्ट बांग्लादेश को सडनली ना रिलेवेंट कर, भाई ये बहुत बड़ा फेस था जब बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था ना वनडे सीरीज में। ये बहुत बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट था। लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि जो इसके इन डिपिंग यॉर्कर्स और जो कटर्स थे, लेकिन उसके अलावा जो नेक्स्ट 2 सीजन थे उसमें 8 मैचेस 7 विकेट। उसके बाद 2024 जो लास्ट सीजन गया वो भी बहुत बढ़िया गया था। मेरे सामने चेन्नई के लिए खेला था वो, 9 मैचेस में 14 विकेट में, इसको कुछ खराब नहीं बोलूंगा, 9.2 की इकोनॉमी। और इस साल बिका भी नहीं है, सच्चा नहीं, क्यों? क्योंकि क्या हुआ? ये बीच में से आईपीएल छोड़ के चला गया था। हाँ, इसका वही मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों आईपीएल शायद इसके लिए इतना उस लेवल पे काम नहीं किया है। ये कहीं न कहीं लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर रहा है। सबको पता है कि ना इंग्लिश बोलता है ना हिंदी बोलता है। इसका एक ही लैंग्वेज में बात करता है, दैट इज़ बंगाली। उर्दू भी नहीं बोलता है, बंगाली में बात करता है। तो लैंग्वेज बैरियर हमेशा से रहा है। उसके अलावा ना बैटिंग और फील्डिंग में बहुत बड़ी लायबिलिटी है। मतलब ना बैटिंग करता है, फील्डिंग में कुछ खास नहीं है, और उसके ऊपर से जो सबसे बड़ी इश्यू है वो इसका इंजरी प्रोन बहुत है। भाई कंसिस्टेंटली इंजर्ड होता है, और मेरे को नहीं लगता बांग्लादेश में उतना अच्छा सिस्टम है कि इस बंदे को अच्छे से रिहैबिलिटेशन करा के इसका प्रॉपर प्रोसेस कराया जाए। वरना ये बंदा है ना, जब डेब्यू किया था उसके बाद जिस तरह से इसने स्टार्ट किया था, ही वाज़ डेस्टिन्ड टू गो बिग। मतलब ये राशिद खान टाइप के इसमें जाता है। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखो थोड़ी सी स्टैट्स बता रहा हूँ। 2016 में 8 मैचेस 16 विकेट्स, 2017 में 4 मैचेस 5 विकेट, 2018 में 13 मैचेस में 21 विकेट्स है ब्रो। ठीक है? उसके बाद कंसिस्टेंटली 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 वाले सीजन में 20 मैचेस में 28 विकेट। लास्ट सीजन जो अभी 2024 का जो उसका टी20 करियर था, उसमें 18 मैचेस में 27 विकेट है, और सब में 6-7 की इकोनॉमी है। और ये बंदा पता नहीं आईपीएल में शायद ना उस लेवल पे अभी भी नहीं जा पाया। मेरे को तो अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी टीमें जो इसके सर्विसेज को यूज़ कर सकती है, बट कर नहीं पाती। तेरे क्या थॉट्स हैं? तेरे को क्या लगता है? मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी मेरे को लगता है कि अच्छा इमर्जिंग प्लेयर ही है ना। परफॉर्म भी उसने उस तरीके से किया, और उसका फ्यूचर भी उसने कुछ बनाया। ठीक है, रोहित शर्मा लेवल पे नहीं किया, लेकिन एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया उसने। मतलब भाई वो जहां से आ रहा था, जितने स्मॉल बैकग्राउंड से, जिस देश से आ रहा था, उसके बाद बावजूद उसने आके पहले इमर्जिंग प्लेयर जीता, उसके बाद वो मतलब उसी साल आईपीएल जीता, उसके बाद उसने इंटरनेशनल पे इतना अच्छा परफॉर्म किया। इवन लास्ट साल भी उसका ऐसा अच्छा ही गया था, ऐसा कुछ खराब नहीं गया था। तो भाई काफी काफी अच्छा आईपीएल सीजन, आईपीएल करियर, और जो भी कुछ है भाई बहुत अच्छा रहा मुस्तफिजुर रहमान का। कुछ कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए किसी को भी मुस्तफिज के इस मेरे को करियर बस से। वही लगता है ना, ये थोड़ा गलत देश ऐसे गलत टीम का पार्ट है। थोड़ी कोई बेटर टीम में होता ना तो ये बहुत आगे जा सकता था। इसको बेटर गाइडेंस मिलती, बेटर मेंटोरशिप मिलती। मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि भाई वो टिल डेट, उसके मेरे को अभी भी याद है कि वो एक ही पोजीशन से यॉर्कर डालता है, उसी एंगल से वो कटर डाल देता था। राइट हैंडर्स के लिए तो नाइटमेयर है, एकदम नाइटमेयर। लेकिन भाई मैं अगले बंदा जो जिसने 2017 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, ये सीधा सिवत गोस्वामी वगैरह को कम्पीट कर सकता है। देखो नाम याद दिला तो बासिल थम्पी। अरे हाँ, ये वही केरला से ही है ना। भाई बासिल थम्पी का है ना 2017 वाला सीजन बता रहा हूँ। सिर्फ 11 विकेट्स लिए थे, 9 की इकोनॉमी भी थी, कुछ ऐसा बहुत अमेजिंग नहीं था, लेकिन एक बहुत रो पे पेस था, और उसके ना यॉर्कर्स बहुत फेमस हुए थे। मेरे हिसाब से गुजरात लायंस गुजरात लायंस के लिए खेला। गुजरात लायंस के लिए खेलना चालू किया था। पेस के लिए अपने बहुत फेमस हुआ था, उसके साथ-साथ जो उसके यॉर्कर्स थे उसके लिए बहुत फेमस हुआ था। भाई उसके बाद से बंदा गायब है। 2017 के बाद उसने 13 मैचेस खेले अक्रॉस 6 सीजन। ठीक है, 2017 के बाद 6 एमआई में भी गया था भाई ये, कि मतलब एक अच्छी टीम भी मिली थी इसको। तो मेरी बात सुन, नेक्स्ट 13 मैचेस में उसने सिर्फ 11 विकेट लिए, 10.5 की इकोनॉमी। ठीक है? मतलब उसके डेब्यू से एक भी ऐसा सीजन नहीं आया जहाँ उसने ना 5 से ज़्यादा विकेट लिए। एक भी ऐसा सीजन नहीं है कि उसने 5 से ज़्यादा क्या कहते हैं विकेट्स लिए। आज के टाइम में कंसिस्टेंटली अनसोल्ड जाता है। आई एम नॉट श्योर ये इवन पार्ट भी है, जो ड्राफ्ट लिस्ट बनती है उसका पार्ट भी है। इसका अगर तू जाके डोमेस्टिक का भी रिकॉर्ड देखेगा तो बहुत एवरेज सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्टैंड आउट करे, जस्ट है। बासिल थम्पी मेरे को आज भी याद है, जब 2017 के बाद जब 2018 का आईपीएल चालू होने वाला था, तो स्टार स्पोर्ट्स उस टाइम पे एक वो कर रहा था, कौन से स्टैंड आउट प्लेयर्स होंगे या किस प्ले कौन से क्या कहते हैं ऑलराउंडर प्लेयर्स होंगे। तब मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ये लोग बता रहे हैं कि बासिल थम्पी ऑलराउंडर है, ये बहुत नेक्स्ट बिग थिंग होगा। तो मैं सोचता था भाई केकेआर ले ले, और अच्छा वो केकेआर ने नहीं लिया, ऑल गुड, ऑल फाइन। कुछ यादें हैं तेरे को बासिल थम्पी को लेके? आई वो वायरल ट्रम्पी का वो रील एक बहुत वायरल हुआ था ना, जो उसका जूता उतर जाता है और फिर डेविड वार्नर भागते भागते उसको उसका शू देता है। हाँ, वो तुझे मिल जाएगा अगर जहाँ पे तुझे जब कभी लगाना होगा तो वो बहुत यही है से भाई यार, बासिल थम्पी ये
भाई अभी क्या याद रखूं भाई, 11 विकेट में कौन सा उसने इतना परफॉर्मेंस दे दिया होगा एक मैच में कि वो याद रखूं भाई। भाई ये बंदा देखो पता है ऐसे भाई तू सोच, ये वो सीजन है 2016 17 15 16 में उसने भी डेब्यू कर लिया था बुमराह ने। उसने अभी तक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीता, बासित थम्पी ने जीता है। तो सोचने वाली बात है भाई। लेकिन ठीक है, अपने मेरे को लगता है अगेन बहुत टाइम यार एक मिस किया था आईपीएल ने उस टाइम पे बासित थम्पी को लेकर। आई एम प्रीटी श्योर उस टाइम पे और कोई होगा, लेकिन 2018 में आते हैं ब्रो। 2018 में जीता था ऋषभ फ्रीकिंग पंत। मेरे को लगता है इससे भयंकर सीजन कोई भी इमर्जिंग प्लेयर का शायद ही गया होगा। पॉसिबल ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों। जिस सीजन में ऋषभ पंत ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, उसने 684 रन मारे थे 52 की एवरेज से। एंड गेस व्हाट, द स्ट्राइक रेट वाज 174। 174 की स्ट्राइक रेट से 680, भाई ये आंद्रे रसल लेवल मुझे पे तो ऑपरेट कर रहा था। मुझे तो भाई डेब्यू सीजन वाला ऋषभ पंत ही दे दो तो भी चलेगा भाई, एक्सपीरियंस ऋषभ पंत नहीं चाहिए। सीजन था डेब्यू सीजन। मैं तो सेकंड सीजन वाला दे दो भाई, ये 27 करोड़। 84 रन भाई, अरे 684 रन 174 की एवरेज से 2018 में। और भाई उस टाइम पे वो हल्के से बाल ऐसे आगे के गोल्डन रखा करता था, पसीने में ऐसे बाल वाल ऐसे पोछता। मेरा वो क्लासिक दिल्ली वाला जो छाप होता है ना, वो था ना भाई। भाई क्रेजी है भाई, तू समझ। कोई मेरे को याद है 2018 के सीजन में देखता था, मुझे लगता था कि भाई छक्के मारना तो बहुत आसान ही लग रहा है मेरे को, इतना इतना तो कोई मुश्किल का, इतना क्रेजी कहता था। उसके बाद की मैं बताता हूँ, उसके बाद से उसने अभी तक 2036 रन मार दिए, 35 के एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट 2022 के सीजन से एवरेज 36 का हो गया, एक बढ़ा, लेकिन स्ट्राइक रेट भी 153 का चला गया। दिल्ली को प्लेऑफ्स तक लेके गया है, 47 मैचेस में 25 मैचेस जीते हैं। हम दोनों कुछ पर्सनली उसके कप्तानी के कोई बहुत बड़े प्रशंसक नहीं, हम दोनों को ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा कैप्टन नहीं है, क्योंकि जितना भी देखा है इतना कुछ खास उसने इंप्रेस नहीं किया इन लॉट ऑफ कैप्टनसी हो, मैन मैनेजमेंट हो, उसने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया है। लेकिन आज के टाइम में मेरे को लगता है कि इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का फेस, हाँ हाँ, बोल बोल, तू बोल रहा इंडिया के लिए मेरे को लगता है ना, इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में जो काम किया है, मतलब भाई एक इंडिया के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर वाली लिस्ट में ऑलरेडी आ गया। जिस लिस्ट में थाला है, उस लिस्ट में भाई एक टाइम था मेरे को याद है, जब धोनी के बदले ये खेलना आया था तो पब्लिक ट्रोल करती थी बेचारे, क्योंकि मतलब एक स्टंपिंग मिस हो गया था, पूरी पब्लिक गाली दे रही थी। आज वहां से ही इज द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल में पूरा टेपर ऑफ हो गया। इंडिया की T20 साइड से गायब, हालांकि 24 के वर्ल्ड कप का पार्ट था, लेकिन उस लेवल परफॉर्मेंस नहीं की। वनडे वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठा, वनडेज में ऑलरेडी बेंच पे बैठा रहता है। केएल राहुल से रिप्लेस हो गया अपेरेंटली, सोचने वाली बात है। आईपीएल कहीं ना भी इसके लिए टफ है, क्योंकि उस लेवल में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और एज अ कैप्टनसी वो मैटर कर रहा है। लेकिन मेरे को लग रहा है ये वाले टाइम पे ना आईपीएल ने हिट कर, मतलब मेरे को लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई तुम दे ही भाई। एक बंदा 680 रन मार रहा है 175 की स्ट्राइक रेट से, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दो उसको कि भाई तू क्या कर रहा था उस सीजन में। बहुत मतलब ये ऋषभ पंत से फिर वो वाला भाई जनरेशन चालू हुई है जहां से कई ऐसे फेसेस मिले जो बहुत अच्छे फोटोशूट कैप्टन्स हैं, तो इसके बाद आगे भी उनके नाम आएंगे। ये इसका शब्द है, मेरा नहीं है। मैं इस सब में नहीं विश्वास करता। ये सुनील नारायण को चक बोलना, फोटोशूट कैप्टन, ये सब ये करता है भाई, मैं नहीं करता। ठीक है, ठीक है। अपने नेक्स्ट बात है, 2019 में जीता था शुभमन गिल ने ब्रो। ठीक है, अगेन ये थोड़ा वियर्ड सा सिचुएशन है। शुभमन गिल ने 2019 में जीता था, केकेआर उसको मेजरली उस 2019 वाले सीजन में मिडिल ऑर्डर फ्लोटर की तरह यूज कर रहा था, और एंड में उसको ओपन कराने लग गए थे। तो उस सीजन में उसके 296 रन मारे थे, 33 की एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन कपल ऑफ अंडर प्रेशर से सिचुएशन दिखाई थी कि 300 रन, मतलब लास्ट सीजन एक बंदा 700 रन मारा 175 की स्ट्राइक रेट से, और अगले सीजन तुम ये कर रहे हो। आई हैव नो आइडिया क्या था। लेकिन उसके बाद से सिंस देन जो शुभमन गिल ने किया है आईपीएल में, कंप्लीटली ओपनर के रोल में उसने शिफ्ट कर लिया। सिंस देन 2019 से उसने अभी तक 2717 रन मारे, 38 के एवरेज से, और 136 का स्ट्राइक रेट है। 136 का स्ट्राइक रेट है। इनफैक्ट 2023 का मैं सीजन बता रहा हूँ, इतना क्रेजी सीजन था इसका। आज तक मैं सोचता हूँ कितना वियर्ड, कितना गजब सीजन। 890 रन, 59 के एवरेज और 157 का स्ट्राइक रेट था। और बहुत फाइनल में जाके थाला से स्टंपिंग होके भाई हार गया था। भाई वो बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत बड़ा मोमेंट था थाला से स्टंपिंग होना। क्योंकि भाई देखो पता है, अहमदाबाद एक ऐसा था ना कि अहमदाबाद और शुभमन गिल रन मारेगा ही मारेगा, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था थाला से स्टंपिंग होना। मेरे को लगता है अगेन एक बहुत, आज के टाइम में इंडिया के लिए ऑलरेडी भाई 59 की एवरेज करता है वनडेज में। टेस्ट मैचेस में कपल ऑफ अच्छे परफॉर्मेंस हैं, लेकिन अ, अभी भी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, टेस्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगा, T20 में तो बाहर ही चल रहा है। लेकिन अ, कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि विराट कोहली का, क्या बोलते हैं, विराट कोहली का अपकमिंग वो है, क्या बोलते हैं, वंशज है काइंड ऑफ, और विराट कोहली को रिप्लेस करेगा, विराट कोहली की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में। तो
मेरे को लग रहा है ये वाला सिंह प्लेयर जो एमआरएफ ने दे भी दिया है बैट का स्पॉन्सरशिप, इस सीजन से तेज भी खेल रहा है आईपीएल में। तो भाई क्या पता आगे के सीजन में और अच्छा जाए इसके लिए। इतना इतना तो तेज नहीं खेल रहा, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी बात है कि जो बंदे ने 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, वो 2024 में एक मेजर टीम को कैप्टन कर रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी एक मेजर फेस बन गया है, क्या कहते हैं, आईपीएल का। तो एक बहुत बड़ी बात है, 2019 में उसने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बात को। लेकिन मैं 2020 की बात कर रहा था। 2020 में बहुत इंटरेस्टिंग बंदे ने जीता था, देवदूत पाटिकल ब्रो। 2020 में देवदूत पाटिकल ने जीता था। उसने उस सीजन 473 रन मारे थे, 32 की एवरेज है उसको। मेरे को याद है उस टाइम पे लोग बोलते थे लेफ्ट हैंडेड राहुल द्रविड़, पता नहीं क्यों बोलते रहे, नो आइडिया, लेकिन ये बोलते रहे अपेरेंटली। ठीक है, उसके बाद से उसने आईपीएल में यार कहीं ना कहीं पेपर ऑफ हो गया। मतलब एक बंदा 473 रन मार रहा है, उसके बाद से 1080 रन मारे हैं, 23 के एवरेज, स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 122 का है, 2-3 फ्रेंचाइजीज में जा चुका है, रिदम नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया ब्रो। जबकि डोमेस्टिक लेवल में बात कर रहा हूँ भाई, लिस्ट ए में इसने 2000 रन मारे 70 के एवरेज से, 70 के एवरेज से लिस्ट ए में खेल रहा है। ऑलरेडी इसने एक जो रणजी का सीजन का बहुत बढ़िया गया था, उसके कारण इसने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में डेब्यू कर लिया, डेब्यू में 50 मारी। लेकिन तेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं देवदूत पडिक्कल वो आग थी और एकदम पेपर ऑफ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टी20 फॉर्मेट में फिर से जो इस साल वो आरसीबी के लिए कर रहा है वो बहुत अमेजिंग है। मैंने अभी एक स्टैट देखा था कि वो पावर प्लेज में आरसीबी के लिए 195 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जहां वो कुछ हर 4 बॉल में 6 मार रहा है या ऐसा कुछ है। तो पावर प्लेज में स्पेसिफिकली तो भाई मुझे देवदत्त पडिक्कल का ये सीजन जो है वो पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। भले रन्स इतने ज्यादा ना देखने को हो, लेकिन जो इम्पैक्ट वो छोड़ के जा रहा है आरसीबी जैसी टीम के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हाथ है आरसीबी मेरे को को लगता है कि करंट। सीलिंग आगे है, देवदूत पडिक्कल टेक्निकली बहुत अच्छा है, फिट भी है, सीलिंग बहुत अच्छी, अभी सिर्फ 24 साल का है ब्रो, सिर्फ 24 साल सोच। तो उसका भी सीलिंग बहुत हाई है, तो मेरे को लग रहा है देवदूत पडिक्कल विल डू बेटर। अभी टाइम ही बताएगा कि भाई कितना अच्छा ये सिलेक्शन था, मतलब कितना अच्छा चॉइस था इमर्जिंग प्लेयर के लिए। क्योंकि हम लोग जो यहाँ इमर्जिंग की बात कर रहे हैं, हमारा पूरा पॉइंट है कि जिनको तुम अवार्ड दे रहे हो कि देखना है कि वो लोग का फ्यूचर कैसा गया, तो ये अवार्ड की उतनी वैल्यू भी बन जाती है ना। मतलब तो रैंडम हर सीजन श्रीवत्स गोस्वामी जैसा बंदे को, मतलब या सॉरी यार, ये बार बार उसके को क्यों को बेचारे को तोड़ रहा है। मैं मतलब कहना चाहता भाई, तू क्या बात कर रहे हैं, बंदे में इतना वियर्ड सा सीजन गया है। 60 रन कितने तूने बताया भाई, 70-80 पारे है उसको इमर्जिंग, 80 रन मारे उस बंदे को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। एक साइड एक बंदा है विकेट कीपर बैट्समैन, 80 रन मारा है, ठीक है, और एक साइड है ऋषभ पंत, 680 रन मारा है, विकेट कीपर बैट्समैन, और दोनों को सेम अवार्ड मिला अलग अलग टाइम में। तो भाई बात तो करूंगा ना मैं यार कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं 2021 की बात करता हूँ। 2021 में अनंतर मेरे को लगता है एक बहुत बड़े प्लेयर, फ्यूचर का शायद बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था bro। ठीक है, ये 2020 तो शायद से डेब्यू कर लिया था चेन्नई के लिए, किसमें किया था, 20 में की। 20 में किया था। हाँ, तो 21 में उसको ऋतुराज गायकवाड़ को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 635 रन मारे हैं और 45 की एवरेज से खेला था, 137 का स्ट्राइक रेट। और उस साइड पता नहीं किसी को तो हरा के लोग शायद चेन्नई वाले जीत गए थे, पता नहीं कुछ तो कप वप जीते थे, वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि उसने 635 रन मारे थे, बहुत ही ब्रिलियंट एवरेज से। इनफैक्ट 2021 और ऑरेंज का आईपीएल का कवर हुआ। मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ कि उस सीजन से अभी तक उसने 1540 रन मारे, 40 की एवरेज से भाई। और एक और क्रेजी फैक्ट बता रहा हूँ, उसने अभी तक 11 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड जीत लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर कॉन्टेक्स्ट, धोनी ने 17 जीते हैं, विच इज वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट की कैटेगरी में आता है। इसने 70 ऑड मैचेस में 11 मैन ऑफ द मैचेस जीते भाई, क्रेजी है भाई। मतलब हर छठी या सातवीं मैचेस में एक मैच में एक मैन ऑफ द मैच जीत रहा है। इनफैक्ट जो बंदा 2021 में क्या कहते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेता है, वो 2024 में उसी टीम का कैप्टन बन रहा है, जिस टीम की बहुत ही इंसेन लेगेसी है, उसका कैप्टन बन रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। मैं इनफैक्ट इंडिया के लिए बात करता हूँ, उसने आगे चल के इंडिया के लिए डेब्यू किया, इंडिया के लिए 633 रन मारे, 40 की एवरेज और 144 की स्ट्राइक रेट, विच इज अगेन करंटली 24वें नंबर का टी20 बैट्समैन है दुनिया में। लिस्ट ए क्रिकेट, उसने 5000 रन मारे 50 के ज्यादा से एवरेज से। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, जब हम लोग शुभमन गिल की भी बात कर रहे थे, ये एग्जैक्टली वो बंदा जो शायद शुभमन गिल की लेगेसी या शुभमन गिल के पूरे पाथ को रिप्लेस करके अपना बना सकता है। लेकिन चेन्नई उसका आ रहा है, चेन्नई के लिए अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। तो कुछ थॉट्स है तेरे को कि मैं नेक्स्ट बंदे पे आगे बढ़ूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच जाए तो भगवान के लिए भाई ओपनिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, वरना किसी दिन अब फिनाइल विनाइल पी लो, ऐसा दिन ना आ जाए। उसके पहले उसके पहले ओपन ओपन तो आप रात को करेंगे, अगर आप दिन में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ।
अच्छा तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये मैंने कभी बात बोली नहीं कैमरा पे, लेकिन यहाँ से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब हमारा बहुत हार्डकोर व्यूअर है वो। शुभमन गिल हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तुम में से कोई मेरे को है ना व्हाट्सएप कर देना तो मैं वो भेजूँगा। शुभमन गिल ने एक्चुअली हमारा एक रील देख के मैं कौन-सा रील है वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन उसने एक्चुअली फॉलो किया था और मैं एकदम शॉक था कि मैंने लगा फेक अकाउंट है और मैं जाके चेक किया एक्चुअली में शुभमन गिल था। मैंने ठाकुर को भेजा भी था। तो गायकवाड भाई आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बताना नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे को याद आया। मैं नेक्स्ट बंदे पे जाता हूँ भाई, इस बंदे का है ना मेरे को बहुत बुरा लगता है कि एक गायकवाड़ भाई वो फॉलो करके एक बार ये मत चेक करना कि हमारी कौन सी रील 1 मिलियन के ऊपर गई। बस वो बात ही मत देख। ये- ये- लेकिन भाई 2022 में उमरान मलिक ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, सोच कितना इंटरेस्टिंग नेम है। उसके बाद से उसका सिचुएशन बता रहा हूँ भाई, 2022 में 14 मैचेस है, 22 की विकेट, और मुझे याद है ये बंदा सिर्फ 155 पे बॉल डालता था। इसको एक ही चीज आती थी कि मैं तेज तेज और तेज डालूंगा। मेरे को याद है एक टाइम था जहाँ लॉकी फर्ग्यूसन और ये लोग का आपस में एक अलग आईपीएल चल रहा था। मतलब मेरे को याद है वो जो कुछ तो अवार्ड मिलता था, जो सबसे तेज बॉल डालता था उसको कुछ तो अवार्ड मिलता था, सुपर स्ट्राइकर्स पता नहीं कुछ तो अवार्ड मिलता था। वो लाइफ में मेरे लिए पहली बार इंटरेस्टिंग हुआ था वो अवार्ड कि भाई कुछ हो रहा है इधर, क्योंकि एक बंदा भाई कुछ 156 157 का बैरियर तोड़ रहे थे दोनों भाई। इंसेन चल रहा था, इंसेन काम चल रहा था। तो 14 मैचेस से 22 विकेट, उसके बाद से उसने 9 मैचेस से 5 विकेट लिए, जबकि इंडिया के लिए उसने 10 वनडेज भी खेली है, 8 टी20 भी खेली है। लेकिन भाई जो कंसिस्टेंटली इंजर्ड हो रहा है ना, वो बता कितना कंसिस्टेंटली वो इंजर्ड हो रहा है। इस सिचुएशन बहुत इम्पैक्ट लेके आया ना, उसको 2024 में ले भी लिया था हमारा नहीं सॉरी 2025 वाले ऑक्शन में उसको लिया भी। वो फिर इंजर्ड हो गया, चेतन साथिया से हमने उसको रिप्लेस किया है। इसका बीसीसीआई का शायद फास्ट बॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट वाला भी इसके पास है। आई जस्ट होप उमरान मलिक का एक अच्छा फ्यूचर हो, स्पेशली जब 2024 2027 का वर्ल्ड कप अफ्रीका में, वहाँ ऐसे बंदे बॉलर्स एक से ऐसे सही खान फिल और शोएब अख्तर वसीम अकरम वकार यूनिस ब्रैट ली टेड मैगरा सब आ रहे थे। तो मेरे को लग रहा है 2027 में उमरान मलिक जैसा बंदा हमें चाहिए। इंजरीज खा गई यार इस बंदे को। नेक्स्ट बंदे पे जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 2023 में जीता था यशस्वी जायसवाल ने। अब ये बंदा है जिसने मेरे को लगता है ना ऋषभ पंत के फिनोमिनल उस सीजन को मैच कर सकता है। जिस सीजन में इसने जीता 625 रन, 48 का एवरेज और 163 का स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर। इमेजिन कर ब्रो कितना क्रेजी जा रहा था। इनफैक्ट इसके बाद से डबल डाउन किया, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, 19 टेस्ट मैचेस में 55 से ज्यादा की एवरेज, 4 सेंचुरीज मारी है। इंडिया के लिए टी20 में डेब्यू किया जहाँ 36 की एवरेज और 160 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। इनफैक्ट मुंबई के लिए रणजी खेलते हुए 4000 से ज्यादा रन, 60 से ज्यादा एवरेज। अब तुम्हें मेरे को पता है बहुत लोग जो मेरे को देखते हुए सोचते होंगे कि यार ये नंबर्स को एकदम बॉम्बार्ड कर देता हूँ मैं नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है ब्रो। क्रिकेट इज ऑल अबाउट नंबर्स और तुम्हें ये सुनना पड़ेगा भाई। कितना बैंग ऑन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मेरे को लगता है कि जहां हम लोग गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर ये सब की बात करते हैं, फेयर है ना, मेरे को लगता है यशस्वी जायसवाल विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट। क्योंकि उसने अभी तक भाई बहुत छोटे टाइम में भाई 2023 लिटरली परसों का साल वाली बात हो गई, 2023 में तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और ये ऑलरेडी हमारा मेन स्टे है रेड बॉल क्रिकेट में, तो बहुत बड़ी बात है ये। अ, वही बात है ना, मतलब वही नेक्स्ट जेन से मेरे को लगता है अभी करंट जेन हो गया अपने लिए ऑलरेडी। और 2024 में क्या कहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने जीता था। मेरे हिसाब से वो सीजन हर्षित राणा का बनता था पर्सनली, अगर कोई मेरे से पूछे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर था। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने उसके बाद जाकर इंडिया के टी20 में डेब्यू किया, टेस्ट में डेब्यू किया, लेकिन उसके डिटेल्स में इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि लिटरली लास्ट ईयर की बात है, तो अभी उस पर इतना कुछ डेटा ही नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं कि आगे उसका सीलिंग क्या है। लेकिन अ, अब मेरा लास्ट तेरा जैसे ये सवाल है पॉडकास्ट खत्म होने से पहले कि अभी तक अपने लिए पूरा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड डिस्कस कर लिया। तेरे को लग रहा है कि मेरे को लगता है मिडल में कहीं ना कहीं वो लोग ने सोचा कि यार ये अपने क्या कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा, मुझे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और वहां से मेरे को लगता है वो लोग ने ना ज्यादा हिट किया रादर देन मिस। हुँ। ये सही बात है और कहीं न कहीं वो जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छी है कि वो लोग 25 इयर्स वाला वो बैरियर रखते हैं, 25 से कम इंटरनेशनल मैचेज़ होने चाहिए तुम्हारे नाम पे। तो ये जो भी अभी का जो करंट सेट ऑफ रूल्स है, करंट सेट ऑफ प्रोसेस है, मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, ये जो सिलेक्शन है और उसका रिज़ल्ट हमको दिख रहा है कि 2015-16 के बाद जो भी इनके सिलेक्शंस है, उसमें सिर्फ़ एक बेसिल थम्पी वाला जो है वो मिस है और उमरान मलिक तो कहीं न कहीं यार वो चोट की वजह से अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा ही नहीं पाया है। शायद बेसिल थम्पी के साथ भी वही इश्यू है क्योंकि वो भी काफ़ी पेस डालता था, तो वो भी एक इंजरी प्रोन खिलाड़ी ही बन गया था।
कह सकते हैं। तो लेकिन मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, लास्ट सवाल है कि तेरे को अगर गेस करना हो कि ये सीज़न अगर तेरे को गेस करना हो कि कोई 3 नाम दे दे, तेरे को लगता है कि ये इमर्जिंग प्लेयर की लिस्ट में रहेंगे? 3 नाम। ये सीजन में 3 नाम जो इमर्जिंग प्लेयर की लिस्ट में रहेंगे, एक होगा प्रियांश आर्या जिसने आज सेंचुरी बनाई, ठीक है? भाई पहले तो क्या सेंचुरी बनाई उसने, क्या सेंचुरी भाई, वन ऑफ द बेस्ट नॉक था। कंटिन्यू। बहुत 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 अच्छा नॉक था उसका। उसके बाद मेरे को अगला नाम जो लगता है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस के बेस पे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा, पर विपरज निगम का हो सकता है। ठीक है, जैसे उसने दिल्ली को ऑलमोस्ट एक मैच मतलब जिता ही दिया, वो मैच उसकी वजह से जीते थे। वो कितना खेलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा नाम भाई मैं सोच रहा हूँ कि वैभव अरोड़ा की एज क्या 25 से ज्यादा है क्या? ज़्यादा है शायद उसके अच्छा। आस-पास। हाँ, तो मेरे को लगता है कि कहीं एक इनिंग अभी तक तो बहुत अच्छी, एक या दो इनिंग बहुत अच्छी अनिकेत वर्मा की भी गई है, शायद अनिकेत वर्मा भी उसी रेंज में है और जहाँ नाम बताओ, मेरे को लगता है जो बंदा एक्चुअली में अंकुरिश रघुवंशी, क्या बोलता है? हाँ। लेकिन यार प्रियांश आर्या के जैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। तो प्रियांश आर्या ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा दिया है। मैं वो बता रहा हूँ, देखो खाली पोटेंशियल नाम्स बता रहा हूँ, लेकिन जबकि प्रियांश मतलब ऐसे तो यार वो जो एमआई की तरफ से जो स्पिनर खेला था विघ्नेश पुथुर, अगर उसको भी कंटिन्यूस भाई ऐसे तो हर टीम में 1-2, ऐसे तो हर टीम में तेरे को 1-2 वो मिलेंगे, लेकिन पोटेंशियल तेरे को 3 चूज़ करना हो। भाई प्रियांश आर्या ने आज जो नॉक, पहले वाले मैच में भी उसने बहुत बढ़िया नॉक, भाई आज तो जो नॉक खेला है वो इनसेन भाई, उसके सामने हर एक इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है, आउट होके जा रहा है और वो बंदा रुक ही नहीं रहा है। रुक ही मैं बता दूं कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि टॉप 6 में से 5 लोग 10 रन भी नहीं बना पाए और टीम ने टी20 में 200 क्रॉस किया। भाई ठीक है। मैं देख रहा था, मैंने बोला ये क्या कर रहा है भाई, बहुत क्रेजी नॉक है, मतलब इस टाइप का नॉक है ना, एकदम एस्टेब्लिश टॉप टियर टी20 स्टालवर्स। भाई एकदम पॉल वल्थाटी की याद दिला दी भाई, जो उसने सीएसके के सामने किया भाई था। पथिराना को जो लपेटा उसने, मतलब भाई क्या हो क्या रहा है भाई। तो यस, तो थैंक यू सो मच गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े, अगर आप लोग भी कुछ नाम सजेस्ट करो जो तुम्हें लगता है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।